सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर होगी खान सर से जुड़ी हुई। खान सर से पुलिस ने क्यों पूछताछ की, इस पर हम लोग आगे जानेंगे। और उसके बाद अस्पताल में आग लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर सम्राट ने बड़ा आवाज छोड़कर, आखिर सम्राट ने बड़ा आवाज छोड़ दिया है, क्या राबड़ी छोड़ेंगी, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और बात होगी कहां कहां अचानक धंस गई है धरती, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं खान सर से जुड़ी हुई खबर की। पटना में खान सर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद गोली चलाने के एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। गोली चलाने वाले की पहचान खान कोचिंग के सुरक्षा कर्मी के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जबकि खान सर से भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट देखिए। फैसल खान, यही ऑफिशियल नाम है पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर का। फैसल खान नाम को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन खान सर और उनका जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग एक ऐसा नाम है जिसे पटना से दिल्ली तक हर कोई जानता है। खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरें आई। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। जांच अभी चल ही रही थी कि गुरुवार को सामने आए एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स कई राउंड गोली चलाते दिख रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। ये देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2 सुरक्षा गार्ड जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बाहर निकाला गया है और ये लाइव तस्वीर आप देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पहले उसी कोचिंग में खान सर से पूछताछ की, फिर खान ग्लोबल स्टडीज के 2 गार्ड को हिरासत में लेकर कदम कुआं थाने पहुंची। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। सवाल है कि क्या खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ने फायरिंग की? अगर हां, तो क्या कोचिंग के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां इस तरह फायरिंग और तोड़फोड़ होगी, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पटना का कदमकुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है या फिर वर्चस्व की जंग? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपने पूरी खबर देख ली है। मारपीट से बढ़ते हुए ये मामला अब गोली चलाने के वीडियो तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। देखिए, 2 जून रात के 10 बजे खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ का मामला होता है। खान सर उर्फ फैसल खान ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है फायरिंग होते हुए। 2 जून को ही रात के 10:10 पर कदम कुआं थाना को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है। और उसके बाद 2 जून को उसी दिन रात 10:30 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। सबूत भी जुटाए जाते हैं और यह मामला आगे बढ़ता है। रात के करीब 11:30 बजे फैसल खान खुद कोचिंग पहुंचते हैं और उसके बाद मीडिया से भी बात करते हैं। और फिर देखिए 3 जून को क्या होता है। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच खान सर के पक्ष में छात्र सड़क पर उतर जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। फिर 3 जून को ही दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रोशन आनंद समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। रोशन आनंद एक दूसरे कोचिंग का संचालक है, ज्ञान बिंदु नाम है उस कोचिंग का। रोशन आनंद ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर क्या होता है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4 जून की बात करते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में गार्ड के फायरिंग का वीडियो वायरल होता है और दोनों गार्ड हिरासत में भी लिए जाते हैं। पुलिस दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लग जाती है और 4 जून को ही 4 से 5 बजे के करीब फैसल खान उर्फ खान सर से भी पूछताछ होती है और गार्ड ने कबूल किया है कि हाँ, उन्होंने फायरिंग की, गोली चलाई, वो भी खान सर के कहने पर।
शाम 5 से 6 बजे के करीब फैजल खान से पूछताछ खत्म हो जाती है। दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया जाता है, हथियार जो हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं और शाम के 6 से 7 बजे के करीब कदम कुआं इलाके में छात्र प्रदर्शन करने लग जाते हैं। खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये वो छात्र हैं जो कि रोशन सर के एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे हैं, उनके कोचिंग में पढ़ते हैं, वो अब खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब कुछ सवालों के जरिए आप समझिए इस पूरी खबर को। क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था इन दोनों के बीच में जिसे समय रहते रोका नहीं जा सका? और सवाल यह भी कि कोचिंग संस्थानों में प्रतिस्पर्धा अब क्या हिंसक रूप ले चुकी है? सवाल यह भी सीसीटीवी और सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद यह घटना आखिर कैसे हुई? और पटना के कोचिंग हब में आखिर छात्र कितने सुरक्षित हैं? यह बड़ा सवाल है। जहां कोचिंग में जहां आम बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर फायरिंग हो जाती है, फायरिंग कराई जाती है और जिसके द्वारा फायरिंग कराई गई है उसका नाम भी आउट हो चुका है। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर वहां पर वो गोली चली, किसी बच्चे को लग जाती, किसी की जान चली जाती, तो वो जिम्मेदारी कौन लेता? छात्रों के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कोचिंग संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? और ऐसी घटनाएं बिहार की शिक्षा नगरी की छवि को क्या नुकसान नहीं पहुंचा रही? ये बहुत बड़ा सवाल। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करते हैं एक हादसे की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल का आईसीयू मरीजों का कब्रगाह बन गया। आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग ने वो भीषण रूप अख्तियार किया जिसने 5 परिवारों को न सिर्फ उजाड़ डाला बल्कि उस सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिसके दम पर अस्पताल के बेहतर होने का दावा किया जाता है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह जब बिहार के लोग नींद में थे तब मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर दिया। तड़के करीब 3 बजे शहर के ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत में धुएं का गुबार भर गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। पुलिस की माने तो अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और धुएं से मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मची है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आईसीयू की भी पड़ताल की, लेकिन इस दौरान बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला। जिस आईसीयू में बड़ी घटना हुई उसके ठीक बगल में कैंटीन का किचन चलता है, जो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। घटना को लेकर जब किचन कर्मी से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। में कितने लोग रह सकते थे एक साथ में? वो तो हमको आइडिया नहीं सर। हम नहीं जाते थे कभी? नहीं सर, हम लोगों का डिपार्टमेंट ही अलग। हम तो अभी आए हैं जी। क्या जानकारी मिला था? आए थे तो हम लोग अपना किचन खोले, देखे साफ सफाई कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस अग्निकांड से कई सवाल अस्पताल के उस सिस्टम पर उठ रहे हैं जिसके दम पर इसे मुजफ्फरपुर के बेहतरीन अस्पताल में से एक कहा जाता है। सवाल है कि आईसीयू में दम घुटने या धुएं से बचने के लिए क्या वेंटिलेशन सिस्टम सही था? अस्पताल के पास क्या फायर डिपार्टमेंट से जारी एनओसी था? अग्निशामक यंत्र या अलार्म सिस्टम चालू हालत में थे या नहीं? हादसे के तुरंत बाद मरीजों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से अमित कुमार और प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख लिया है। अब आइए मुजफ्फरपुर अग्निकांड को समझते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर अग्निकांड को समझते हैं और ये मामला कहां का है वो आपको बता देते हैं। प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें तल्ले का ये मामला है जहां पर आग लगी और इस आगजनी में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अब देखिए यह हादसा कैसे हुआ है वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 3:15 पर यानी कि 3:15 बजे के करीब आईसीयू की मशीन के मॉनिटर से धुआं निकला और पूरे हॉल में धुआं भर गया, जिसकी वजह से
लोगों को सफोकेशन होने लगी, जो मरीज वहां पर थे, और आग लगी तो एसी से जोरदार आवाज आई। उसके बाद क्या होता है, एसी में आग लगने से लपटें और ज्यादा तेज होती चली गई। और देखिए, हादसे के वक्त वहां पर ज्यादा अटेंडेंट मौजूद नहीं थे। हुआ क्या, 22 मरीज पर सिर्फ एक आदमी तैनात था। लोगों ने खिड़की में लगे हुए शीशे को तोड़ा, परिजन अपने मरीज को लेकर के भागने लग गए। आईसीयू में 13 से 15 मरीज भर्ती थे और झुलसने की वजह से 5 मरीज की उस दौरान मौत हो गई। अब देखिए, ऐसी जगहों पर आग लगने की मुख्य वजह क्या क्या है, मैं बताती हूं आपको। इसके कारण हो सकते हैं खराब विद्युत वायरिंग, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट लगता है, और यहां पर भी शॉर्ट सर्किट का ही हवाला दिया जा रहा है। इसके अलावा कारण हो सकता है ओवरलोडेड बिजली उपकरण या फिर जनरेटर, रसोई में गैस रिसाव या तेल में आग लगना, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों का गलत ढंग से इकट्ठा करना भी एक कारण हो सकता है, या फिर धूम्रपान करना, मोमबत्ती जला देना, यह भी एक कारण हो सकता है, या फिर रखरखाव और सुरक्षा मानकों की कमी अगर हो तो वहां पर भी आग लगने की संभावना होती है। अब आग लगने पर जान माल का नुकसान क्यों हो जाता है, आइए इसको समझ लेते हैं। अब होता क्या है, जब आग लग जाती है धुआं निकलता है। धुआं और जहरीली गैसों की वजह से निकासी में काफी कठिनाई होती है, लोग सफोकेट करते हैं, और सफोकेशन की वजह से कई लोग सांस नहीं ले पाते हैं। खासतौर पर मरीजों को काफी परेशानी होती है, लेकिन आमतौर पर भी लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है अगर बहुत ज्यादा धुआं हो तो। आग का तेजी से फैलना, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का विफल हो जाना, और एग्जिट गेट या फिर निकास मार्ग बंद होना, या फिर वहां पर किसी प्रकार की हिंड्रेंस हो, यानी कि अवरुद्ध वहां पर कुछ हो, तो इसके कारण भी वहां पर जान जा सकती है किसी की। संरचनात्मक नुकसान होने पर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो लोग मरीज होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेहमानों को आपातकालीन निकास का पता नहीं होता है, कई बार यही होता है, यानी कि जो लोग वहां पर जाते हैं उनको नहीं पता है कि एग्जिट गेट कौन सा है या फिर इमरजेंसी एग्जिट गेट कौन सा है, जहां से अगर कुछ इमरजेंसी वाली घटना हो, जैसे आग लग जाए या कुछ हो जाए, कोई आपात स्थिति है, तो कैसे वहां पर उनको बाहर निकलना है, वो कौन सा एग्जिट गेट है, नहीं पता होता है लोगों को, जिसकी वजह से अफरा तफरी मचती है। रात के समय आग लगने के कारण लोगों को देर से जानकारी मिलती है। पहले तो लोग आधी नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, इसकी वजह से तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है और लोगों के पास टाइम नहीं होता है। खासतौर पर ऊंची इमारतों में बचाव कार्य अधिक कठिन हो जाता है। जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहां से बाहर निकलना, इवैक्यूएट कर पाना लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। अभी आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद यहां पर मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में आग लग जाना, ये काफी दुखद है और इसको लेकर के सरकार सीधे संपर्क में है और दुख भी जता रहे हैं सरकार की तरफ से, और इसके बाद मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लेकिन अब देखिए, आग लगने के बावजूद नुकसान कम करने के उपाय आपको समझाते हैं। अब देखिए, नियमित फायर ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण, इसके अलावा कार्यशील फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्पष्ट और खुला आपातकालीन निकास, कर्मचारियों या फिर अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण की कमी, विद्युत और गैस प्रणालियों का नियमित रखरखाव, समय समय पर मॉक ड्रिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर लेते हैं सियासत की। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को वहां पर अस्थायी तौर पर सीएम आवास एक अणे मार्ग से जोड़ा गया था। अब एक अणे मार्ग में मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाने के बाद सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, यानी सीएम सम्राट चौधरी एक अणे मार्ग में ही रहेंगे और 5 देश रत्न मार्ग खाली हो चुका है। सवाल है कि सम्राट चौधरी ने बड़ा आवास छोड़ दिया है, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चलाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चलाएंगे। चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास एक अणे मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने
एक नज़ीर पेश किए हैं कि जो 5 देश रत्न मार्ग और अस्थायी रूप से एक अन्य मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास एक अणे मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद पिट जाए। एक अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? दूसरे तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता एक अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे कि उस आवास में रहेंगे। क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है। बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, सम्राट ने बड़ा आवास छोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? क्योंकि वो तो अड़ी है। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं, खबर को समझते हैं। सीएम सम्राट का आधिकारिक पता सिर्फ एक अणे मार्ग होगा। 5 देश रत्न मार्ग को सीएम आवास में मिलाने का आदेश रद्द कर दिया गया है। जी हां, सीएम सम्राट चौधरी ने अतिरिक्त सरकारी बंगला छोड़ दिया है। एक अणे मार्ग में मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाने के बाद 5 देश रत्न मार्ग खाली। अब देखिए, अब सम्राट ने बड़ा आवास छोड़ा है, राबड़ी क्या छोड़ेंगी? क्योंकि राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया। एक नहीं 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक खाली नहीं हुआ है 10 सर्कुलर रोड। आवास खाली नहीं करने की धमकी दे चुकी है राबड़ी कि कुछ भी हो जाए मैं खाली नहीं करूंगी। अब देखिए, सरकारी बंगले पर आर पार के हालात आखिर क्यों बने हैं, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। राबड़ी देवी जो कि नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद की, और यहां पर माना जा रहा है वर्सेस सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगे, यह साफ साफ कहना है राबड़ी देवी का। सरकारी आवास खाली करना ही पड़ेगा, यह कहना है सम्राट चौधरी का। और राबड़ी देवी कह रही हैं कि चाहे फोर्स बुला ले सम्राट, लेकिन वो खाली नहीं करेंगी। इधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल घर खाली होने से नहीं रोक सकता है। तो तकरार जो है चल ही रहा है तब से ही, सरकारी नोटिस देने के बावजूद हालांकि खाली नहीं करना चाह रही है राबड़ी देवी। अब देखिए, सम्राट ने बड़ा आवास छोड़ दिया है, लेकिन क्या राबड़ी छोड़ेंगी? 15 दिनों की मोहलत मिलने पर भी खाली नहीं कर रही हैं वो। अब सवाल यही है कि राबड़ी देवी बंगला नहीं खाली अगर करती हैं तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी, या क्या जबरन 10 सर्कुलर रोड खाली करने की नौबत आ जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस पूरे मामले पर, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर बीजेपी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली। रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क महाअभियान शुरू करने जा रही है, जो 5 जून से 21 जून तक यानी 17 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी उत्तराखंड मिशन 2027 की जमीन भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। ये अभियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के इस देशव्यापी महाअभियान को लेकर यूपी के बीजेपी नेता पूरी तरह कमर कस चुके हैं। चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, इस अभियान के बाद बीजेपी प्रदेश के गांव-गांव पदयात्राएं और चौपालें आयोजित करेगी, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर कभी अपने बयानों से भूकंप लाने की बात करने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब देश में आर्थिक सुनामी आने की बात कर रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो
इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। राहुल गांधी का दावा है कि देश आर्थिक संकट झेल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी नेता राहुल गांधी के ऐसे बयान को कॉमेडी शो बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।